Assalamu alaikum everyone. Some of the students to be there on Sundays because you think it's the day when you should have an off. Everybody should have an off because if we work all the time and we don't take some relaxation, it's going to be telling upon our nerves. It's affecting our efficiency even. But sometimes, when we are like very busy. So we are supposed to be utilizing that time which is meant for leisure. You are supposed to be enjoying your leisure time. And this is your time actually. And it's somebody's personal time, I must say. But, if I think if I'm there to teach and I appreciate there are students who are listening to me as well. So we start, and I would say continue with the topic we started yesterday. That was case method learning. And I told you that I would try to find some other resources from where there would be some material that you should learn so that for exam you prepare your topic. But in both books, which are recommended by ICMA for your study, the foreign books, both don't contain this topic. So we are going to rely on, like I gave you some explanation yesterday, and I told you many stories, some many narratives, and actually I believe that you are going to have an idea, you grip the idea that what is meant by case method learning, and I showed you a case as well, and I told you many stories. Yesterday we read a few topics from Kaplan, and I told you that Kaplan is the only book that has given something. But believe me, I have just gone through that each and every word. It means, sometimes I'm not going to make fun of like people, but I would say that sometimes, when you write something and you think you don't yourself know what is there. मैंने खुद लिखा है, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या लिखा है. तो ऐसे ही इसके अंदर कुछ टॉपिक को कवर किया गया है एंड कोटेड फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहां से लेकर इन्होंने चीजें कुछ लिखी हैं बिकॉज सम हेडिंग्स आर देयर एंड द एक्सप्लेनेशंस आर ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो हम क्या करेंगे अभी, इसका राउंड अप है, इसका लास्ट में जिसे कहते हैं ना समरी उसकी सारी है कि हमने चैप्टर में क्या कवर किया है, वो आप चीजों को क्रैम कर लेना सो दैट दैट्स गिविंग यू एक्चुअली द हेडिंग्स. और उसके बारे में जब हम एक हेडिंग पढ़ के उसको अंदाज आगे उसकी रीडिंग कर लेते हैं तो देन यू अंडरस्टैंड कि इस हेडिंग में क्या लिखा है. आई होप कि आपने 4.9 तक पढ़ लिया होगा. अगर आपको कोई पॉइंट पढ़कर समझ नहीं आई तो यू कैन राइट अ क्वेश्चन ओवर देयर, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, किताब खुली हुई है सामने हमारे. लेकिन मैं अगले टॉपिक से शुरू करती हूँ और फिर मैं एक दफा आपको बता देती हूँ कि जो केस मेथड लर्निंग है वो आपका कोई ऐसे नैरेटिव है, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद मैं आपको छोटी सी 2 डेफिनेशंस जो डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हैं वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ. एंड आई टोल्ड यू कि मैं आपको को ये छोटे से बना के ना डेफिनेशंस मैं एक ही पेज पे डाल दूंगी एंड देन मैं इसको क्लाउड पे रख दूंगी. आज जैसे हमने एक रिपोर्ट करनी है, आज आपको वो भी इंशाल्लाह एवरीबॉडी वुड बी क्लियर अबाउट हाउ टू राइट अ रिपोर्ट. हम एक रिपोर्ट करेंगे और फिर रिवीजन के दौरान, जैसे कि अगले वीक से हम फॉर्मली रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. एक जरूरी चीज आप सबको बता दूं, फॉर रिवीजन दोज हु स्टार्टेड लेट उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया. Those who have missed some lessons and they are not having a grip on the जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रिंग ऑफ द टॉपिक्स, कि टॉपिक्स की एक स्ट्रिंग है, एक तरतीब है, वो आप उसको लूज किया है वो भी कर सकते हैं. थर्डली, जिन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, आई अप्रिशिएट देम, उन्होंने एक एक किताब का वर्ड पढ़ लिया, उन्होंने टेस्ट ये जो सेट दिए वो भी पढ़ लिए, लेकिन उनके लिए जो रिवीजन होती है ना, दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन टू योर एबिलिटीज. आप खुद अपने आप को जज करेंगे, हाँ ये मुझे आता था, ये मुझे ऐसे ही समझ आया था, या समटाइम्स योर प्री अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. नाउ यू लिसन टू दैट लाइक समथिंग विच इज रिवाइज्ड एक्चुअली, क्योंकि रिवीजन में ये तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं एक एक लाइन आपको पहले या एक एक चीज बता रही थी, मैं आपको क्विकली बताती जाऊंगी और जो चीजें वाकई जिसके ऊपर
मैं आपको कहूँगी डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है, वो आपके साथ करूँगी। तो हम एक रेगुलर पैटर्न बना लेंगे अगले वीक से। किसी दिन हम एमसीक्यूज़ भी कर लिया करेंगे और किसी दिन हम साथ लेटर। मगर हम पूरे 3 दिनों में हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस भी होगी प्लस रिविज़न होएगा। तो हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप साथ-साथ करते रहोगे तो आप कभी प्रॉब्लम नहीं होगा और तमाम एरियाज़ से मैं आपको कवर कर दूँगी। तो अभी आप 4.9 तक इसको रिवाइज़ कर लो इस टॉपिक को। इसके आगे क्या लिखा है, ये टाइप्स ऑफ केसेस, ये बहुत छोटा-सा टॉपिक है मगर ये इम्पोर्टेंट है। यानी आप इनके नाम याद कर लो जो आपकी बुक में लिखी है। अगर आपको मैं अभी बताऊँगी कि देयर आर मेनी अदर लाइक रिसोर्सेज़ फ्रॉम वेयर और सोर्सेज़ आई वुड से जहाँ पर लिखा हुआ है ये सब कुछ और हम वहाँ से भी देखेंगे मगर आपको चूँकि ये बुक ज़्यादा क्लोज़र है आपके, अगर कोई एग्ज़ामिनर उसको बनाता है, तो इससे शायद देखेगा, लेकिन वो भी मैं आपको दिखा दूँगी जो आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च करें तो आपको मिलते हैं, ताकि हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। मगर फिर वही बात है कि इट्स नॉट द बेसिक टॉपिक इन अ वे कि आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत इसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कहें कि जी आपका पेपर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बिल्कुल होता। एक टॉपिक के पीछे सब कुछ नहीं हो जाता, तो आपके बड़े-बड़े जो मेन टॉपिक्स हैं, उसमें से जैसे अभी आप देखो मैं कितने आपको एमसीक्यूज़ करवाती हूँ जिसमें ज़्यादातर जनरल एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन के प्रोसेस के ऊपर आते हैं, कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर आते हैं, हायरार्की के ऊपर होते हैं और इस तरह या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बहुत सवाल होते हैं। तो वो वाले मेन टॉपिक्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह रिवाइज़ करेंगे एंड देन यू विल हैव also your evaluation whether you had studied well or not or if your concepts were clear or not. टाइप्स ऑफ केसेस ये नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक नंबर 5 है। 4.9 तक हमने कल पढ़ लिया था और उस पर जो अगला पॉइंट है इसमें ये लिखता है टाइप्स ऑफ केसेस। इसमें लिखा है कि हैमंड जेएस उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। अब ये अगर एक और करो ना अगर एक बात को तो आपको मैं ये लाइन से अंदाजा कर लो कि लिखने वाले ने इस चीज को शायद नोटिस नहीं किया जिसने भी ये बुक को लिखा है कि अगर मैं ये लाइन पढ़ूं तो आप ऊपर हेडिंग आ रही है टाइप्स ऑफ केसेस और नीचे लिखे सही है टाइप्स ऑफ केसेस, लेकिन ऊपर जो लाइन लिखी है लिखा है एज सजेस्टेड बाय जो उनका नाम है ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, there are a number of things you can do to overcome the difficulties of case method. We are not talking about the difficulties of case method, we are talking about the types of cases. आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हमने सिर्फ काम की बात निकालनी है, टाइप्स ऑफ केसेस हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग जो ऊपर है यानी इंट्रोडक्टरी लाइन है उसको यानी फॉरगेट दैट एंड इग्नोर दैट एंड यू कम टू द पॉइंट कि कहना क्या चाह रहा है। तो आपने देखा सबसे पहले आपके पास है फिनिश्ड केस बेस्ड फिनिश्ड केसेस। चलो जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, फिनिश्ड केसेस हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स हैं। अब ये क्या है फॉर इसमें क्या होता है आपको पहले ही समझ आ गई कि केसेस फिनिश्ड है यानी उसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है और वो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, आप उसको स्टडी करते हो। जब आप उसको स्टडी करते हो से एक बिजनेस का इशू आ गया है, एक मार्केटिंग का इशू आ गया है या कोई और आपके फील्ड में इशू आता है, उससे रिलेटेड आप फिनिश्ड केस जो है वो पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी कि हाउ कैन वी एड्रेस द इशू इन हैंड। इस वक़्त हमारे फ़ोकस में जो इश्यू है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो फिनिश केसेस जो है बेस्ड ऑन फैक्ट्स हैं, ये एक तरह के केसेस हैं ये। फॉर एनालाइजिंग ओनली सिंस द सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड और अल्टरनेट सॉल्यूशंस आर सजेस्टेड। यानी आपका काम इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन इंडिकेट किया जाता है, सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाते हैं या अल्टरनेट सॉल्यूशन भी सजेस्ट किए जाते हैं और यानी ये कर लो वरना ये कर लो, ठीक है? 2-3 आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं एंड यू कैन चूज़ व्हिच यू थिंक इज़ द बेस्ट। और इसमें हम हमारा काम सिर्फ एनालिसिस है ताकि हम नेक्स्ट लर्निंग जो हमारी होगी या नेक्स्ट हमारा जो किसी चीज को हमें सॉल्व करना है उसमें ये हमें हेल्प करेगी। नंबर 2 टाइप्स के हो गए अनफिनिश्ड। आपको एक फिनिश्ड मिले एक अनफिनिश्ड। अब ये अनफिनिश्ड को और क्या कहते हैं, ओपन एंडेड केसेस। ये बिल्कुल वही चीज है जैसे मैंने आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहा था या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें यस नो का जवाब देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम पोलर क्वेश्चंस भी कहते हैं। और जो नॉन पोलर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम या उसको ओपन एंडेड कहते हैं जिसमें आप यस नो से जवाब नहीं दे सकते, आपने पूछा जाता है आपसे कोई बात तो उसका डिटेल आंसर आप करते हो। तो अनफिनिश्ड का मतलब है ओपन एंडेड है, लाइक
a situation is given and there are variety of solutions that you can uh, like uh, you can offer कि भाई ये कर लेते हैं, या आप उसको propose कर सकते हो solutions को, where the results are not yet clear, either because the case has not come to factual conclusion, या तो वाकई रियल लाइफ में काम हो रहा है अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, वो भी हो सकते हैं, और बिकॉज द इंस्ट्रक्टर हैज एलिमिनेटेड द फाइनल फैक्ट, और कभी कभार वो ऐसा करते हैं कि वो जान के आपको रिजल्ट नहीं बताते। जब रिजल्ट नहीं बताते, आप कहते हैं तुम प्रिडिक्ट करो। समझ आ रही है ना बात की? बात तो ये बहुत इजी है। स्टूडेंट्स मस्ट प्रिडिक्ट, मेक चॉइसेस एंड ऑफर सजेशन दैट विल अफेक्ट द आउटकम, जिससे आपका आउटकम पे इफेक्ट होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे मैंने कल कहा था, एक आध शायद मेरे दिमाग में रह गई हो, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा केस मेथड से पढ़ाती हूँ, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको कम्युनिकेट तो मैंने आपको बहुत कुछ कर दिया, मगर आपके पास कोई मटेरियल भी होना चाहिए जिसे आप पढ़ लो, तो इसलिए मेरे पास सेफ यही है कि आप ये पढ़ लो। अब आपको बताने लगी थी कि अनफिनिश्ड केसेस में कि इस तरह हुआ कि एक कंपनी है केलॉग, जो कि सीरियल बनाती है, यानी दलिया, पॉरेज। उस कंपनी ने उसकी एक, मैंने आपको पहले भी शायद एक स्टोरी बताई थी केलॉग की, मुझे याद है, जिसमें मैंने ओल्ड एज के लिए उन्होंने विटामिन के साथ उन्होंने ड्राई फ्रूट और बहुत सी चीजों को ड्राई करके डाला और एक्सपेंसिव कर दिया, और फिर उन्होंने मार्केटिंग इस तरह से की कि लोग फिर भी खरीदने लगे, उसको ज्यादा खरीदने लगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट था उसके ऊपर, पैसे ज्यादा खर्च करते थे लेकिन उसे खरीद लेते थे। तो केलॉग कंपनी जो है बड़ी मशहूर कंपनी है, यहाँ भी हमें पूरे पाकिस्तान में बड़े-बड़े शहरों में उसके मिल जाते हैं, आपको सीरियल यानी दलिया वगैरह जिसे कहते हो। तो उन्होंने क्या किया, सीरियल को प्रमोट करना था, और उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे चॉकलेटी चंक्स और इस तरह की चीज़ें डाली। बाहर की कंट्री की बात है ये, यहाँ पर चूँकि इतना हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत कम है, क्योंकि एक बात ये भी है कि एक्सपेंसिव भी है। हर बंदा जो है वो उसको बाय नहीं कर सकता। फिर नंबर 2 ये भी है कि हमारा पाकिस्तान में ज़्यादातर हम झटका सिस्टम है। लाहौर के लोग कहते हैं झटका सिस्टम। झटका सिस्टम ये होता है, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमें कोई सेंस ही नहीं है। अगर अभी जैसे सुबह मुझे कोई काम था, एक आध थोड़ा-सा ग्रोसरी स्टोर जाना था, तो मैं ग्रोसरी के लिए जा रही थी सुबह सुबह 10 बजे के वक़्त। तो जितने भी मेरे घर के पास कोई इलाका है, वहाँ पे बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे वाले। तो वहाँ से जब गुज़रे तो आप यकीन करें कि चूँकि उन्होंने मना किया हुआ है ना, रेस्टोरेंट में आप नहीं बैठ सकते हो। मेरे ख़्याल है पाकिस्तान में हर जगह है, लाहौर में भी है। तो उन्होंने बाहर कुछ सीटिंग रखी हुई है जगह-जगह। इवन आपने कोई खाना है केएफसी वगैरह, तो आप बस टेक अवे कर लो, आप बैठ नहीं सकते हो। आजकल अभी ये है पैंडेमिक की वजह से। तो इतनी फैमिलीज़ जो हैं, पढ़े-लिखे लोग सारे लग रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है अगर वो इतने ऐसे एरिया में भी रहते हैं और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो पढ़े-लिखे भी उम्मीद है होंगे, उम्मीद है। वो सारे बैठे हैं, अब्बा जी भी उनके बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, खा रहे हैं पूरी हलवे और नान और इस तरह की चीज़ें। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, खैर छुट्टी के दिन कर सकते हैं आप ऐसा, यू नेवर नो कि वो उनका सुबह का आगाज़ सीरियल से ही होता हो। तो वापस आते हैं केलॉग में, उन्हें इसकी ना मार्केटिंग करनी है। अब उन्होंने पता है क्या किया? मार्केटिंग जब करते हो ना, तो उसका तरीका ये होता है कि किसी 4 बंदे का भला भी हो जाए और तुम्हारी मार्केटिंग भी हो जाए, वो सबसे इफेक्टिव रहती है। जैसे मैंने आपको या किसी और क्लास को मिसाल दी थी कि कोई फ़ोम वाले थे, आई डोंट नो मोल्टी वाले थे कि या अ, ये जो और भी पता नहीं कौन-कौन से फ़ोम है यहाँ पे, ड्यूरा फ़ोम है, और एक मोल्टी के मुकाबले में डायमंड फ़ोम, हाँ, ये सारे जो लोग थे। इन्होंने क्या किया था कि आपकी क्लास को शायद मैंने दिया था एग्ज़ाम्पल, मैं फिर बता देती हूँ। उन्होंने हॉस्पिटल्स के बाहर, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे गरीब ज़्यादातर बेचारे लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं इलाज कराने, उन्होंने उसके एरिया जो है पार्किंग एरिया के पास है, जहाँ-जहाँ बनी पेवमेंट्स बनी होती हैं, फुटपाथ से बने होते हैं या लॉन छोटे-छोटे बने होते हैं, उनके पास किनारों पर उन्होंने अपने फ़ोम रख दिए। वो किस लिए रख दिए, मैट्रेसेस रख दिए कि लोग वहाँ सो सकें। और बगैर कवर के था, चूँकि यानी ऊपर कोई चादर तो नहीं है, ब कवर पे वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है सारा कि किसका ये मैट्रेस है। तो पब्लिसिटी ख़वाह-ख़वाह में भी हो रही है, ठीक है? तो अगर आप एक जगह बोर्ड लगाते हैं और दिन का आप 70,000 से 1 लाख रुपया आप किराया उसका देती हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आपने 1 लाख में पता नहीं कितने मैट्रेसेस होंगे जो आपने हॉस्पिटल्स में डाल दिए। तो कहने का ये मतलब है कि दिस इज़ हाउ यू डू इट, और आप कंपैटिटर को भी एक
जरा दिखा रहे होते हैं आईना कि भाई मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतना सरमाया है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? इसीलिए जो ब्रांड एम्बेसडर्स आपके होते हैं बहुत महंगे वाले, उसको एक कंपैटिटर दूसरे को चेक करने के लिए कहता है, देखा मैंने इसको हायर कर लिया है, मैंने उसको अपनी एड में ले लिया है जिसको इतने पैसे देके आप हायर कर रहे होते। तो उन्होंने केलॉग को एड्रेस करने के लिए पता क्या किया? स्कूल्स को, बच्चों को हिट किया, वो टारगेट किया उन्होंने। बच्चों को टारगेट करें तो बच्चे खामखा चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ साल पहले की बात है, आपने वो जो सुना होगा अ, वो जो है क्या था सेफगार्ड, सेफगार्ड जो है वो कैप्टन सेफगार्ड आ गया। बच्चे सारे के सारे जो है आज से काफ़ी साल पहले की बात है और आप में से कुछ स्टूडेंट बिल्कुल छोटे भी होंगे तब। तो आपने सेफगार्ड अपनी बास्केट्स जो हैं, ट्रॉलीज़ हैं, जो भी कार्ट जिसे कहते हो, उसमें रखने शुरू कर दिए और आपके बिक रहे हैं। और अम्मा कह रही है कि ना खरीदो लेकिन बच्चे ने खरीद ली। तो उन्होंने बच्चों को टारगेट इस तरह किया कि बड़े अच्छे-अच्छे या मीडियम या उससे भी लो मीडियम स्कूल्स में गए, पब्लिक से लेकर प्राइवेट स्कूल्स में। उन्होंने जाके बच्चों को अर्ली मॉर्निंग नाश्ते की ट्रेनिंग कि आप नाश्ता किए बगैर ना आओ, आपने नाश्ता करना है और उनको अर्ली मॉर्निंग नाश्ता प्रोवाइड करे थे केलॉग वाले। साथ उन्होंने प्लास्टिक के बोल बच्चों को डिस्पोजेबल देनी है, चम्मच देना है और साथ उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे या उनके जो जो भी स्टाफ था, वो जाके उनको देता था। और वो इतनी कैंपेन चली और उसको उन्होंने अ, अ, उस कैंपेन को मीडिया ने इतना फोकस किया विदाउट मनी, दे स्पेंट नो मनी ऑन मीडिया, बट मीडिया ने आके कैप्चर किया, उनका अखबारात में मैगजीन में उनकी तस्वीरें आई और उसके ऊपर बड़ी कहते हैं ना एप्रिसिएशन मिली गवर्नमेंट लेवल तक। तो ये तरीके होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह लर्निंग करते हो जिंदगी में। तो यहाँ पर ये है कि आपने अगर मैंने से ये जो आखिरी वाला हिस्सा आपको नहीं बताया कि जी बच्चों के लिए हमने फ्लेवर डाला है तो बताओ कैसे बच्चों को हम करेंगे। अब आप सारे स्टूडेंट ने उसके हल बता दिए और मैंने उसका ओरिजिनल हल एंड में बताया कि देखो कंपनी ने एक्चुअली ऐसा किया था। और हो सकता है कि जो स्टूडेंट करते हैं ना उनका कभी कभार उनसे भी अच्छा होता है। आप बिलीव करो उनसे भी बेहतर आइडिया होता है क्योंकि आप क्रिएटिव होकर सोचते हो। ठीक है, ये बात अब समझ में आ गई। तो आपके पास फिनिश्ड केसेस है जिसके ऊपर बस एनालिसिस करो या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताओ कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन ये भी हो सकता था। अनफिनिश्ड में आपकी स्टोरी एंड वाली रख दी हमने, ओपन एंडेड कर दिया और कहा अब सोचो और उस स्टोरी को एलिमिनेट कर दिया, एंड को खत्म कर दिया। एलिमिनेट नहीं, उसके फाइनल जो कहते हैं ना स्टोरी का एंड वो कहीं छुपा लिया। और वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं, लिखा है मेक चॉइसेस एंड ऑफर सजेशंस या ऑफर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सजेशंस दैट विल अफेक्ट द आउटकम। आउटकम मीन रिजल्ट क्या निकला। ठीक है जी, आपको समझ आ रही है ना? मेरा ख्याल है कि आपको इंटरेस्ट भी हो रहा होगा और कि ये क्या हम कैसे किसी वक्त करेंगे। आपका मेरा ख्याल है किसी न किसी लेवल पे आपकी केस स्टडीज होंगी और आपको बहुत फायदा देंगी अगर आपको ये बातें याद रहेगी तो। जी, अब आ जाइए, इससे अगला है फंक्शन फिक्शनल केसेस। अब जैसे कि नाम अभी अपने नाम याद कर लें इसके। फिक्शनल केसेस जो होते हैं ना वो हैं फिक्टिशियस स्टोरीज, फिक्शन, अफसाने, कहानियां, मनगढ़ंत कहानी। तो ये मनगढ़ंत होते हैं, entirely written by इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर इसको लिखता है, कैन बी ओपन एंडेड और फिनिश्ड, दोनों हो सकते हैं लेकिन फिक्शन पे है, सचमुच दुनिया में नहीं हुआ होता। स्टोरी बना ली स्टोरी। अब जैसे हम लोग पेपर सेट करते हैं ना जब बहुत से बोर्ड्स के लिए, तो उस पे होता है ना कि आपने कोई ओरिजिनल या कॉपी नहीं करना पहले से किसी बुक से, तो हम नहीं कॉपी करते। और आप यकीन करो जब मैं बनाती हूँ ना, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ मुझे बाकियों का नहीं पता, तो मैं ऐसे ही तलाश करती हूँ। जैसे मैंने देखना है कि एक ग्लास वेयर्स हैं या ग्लास या लाइट्स होती है ना, जैसे डिफरेंट किस्म की लाइट्स मिलती हैं, बहुत खूबसूरत लाइटें होती हैं, शॉप्स भरी हुई होती हैं लाइटों से, या शैंडलियर मिलते हैं, फानूस जिसे कहते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने एक कोई आपको लेटर लिखने को देना है, तो मैं पहले सर्च करती हूँ कि इनके नाम क्या-क्या हैं। फिर मैं सर्च करती हूँ कि इंडस्ट्री में क्या होता है। फिर उनके नाम देखती हूँ कि लाइट्स के क्या-क्या नाम हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जानती, मैं तो कभी बिज़नेस नहीं किया लाइट्स का, ठीक है? तो व्हाट आई डू, मैं उनके नाम लेकर उससे एक स्टोरी बना देती हूँ कि ये हुआ इस आउटलेट्स पे ये हुआ और फिर आपने क्या करना है। तो उसको फ़िक्शनल केसेस कहते हैं। वो तो मैं ख़ैर लेटर के लिए बता रही हूँ, लेकिन आमतौर पे ये फ़िक्शनल केसेस हैं। एंटायरली रिटन बाय इंस्ट्रक्टर, ओपन एंडेड, फिनिश्ड हो सकती हैं। कॉशनरी नोट्स, कॉशन कहते हैं मोहतात, लेकिन यहाँ पर पता है क्या है? वार्निंग्स। कॉशन कहते हैं ना मोहतात, एहतियात करना। तो कॉशनरी नोट जो है
वो आपको वार्निंग्स दी जाती हैं, द केस मस्ट बी बोथ कॉम्प्लेक्सेस एनफ टू मिमिक रियलिटी। कभी कभार केसेस जो है मिमिक कहते हैं कॉपी करना, मिमिक्री कॉपी। तो मिमिक रियलिटी को कॉपी करके, यानी कोई पहले वाकया हुआ है, जैसे आज मैंने आपको जो रिपोर्ट तैयार की आपके लिए, वो मैंने रियलिटी को मिमिक किया है। एक सचमुच को टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, उसका सारा मैंने लिया कि वो क्या करती है, और मैंने उस पर एक स्टोरी बना दी है आपके लिए। भी आप उस पर लिखेंगे, एक रिपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद है कि मिमिक करती रियलिटी को, येट नॉट हैव सो मेनी रेड हेरिंग्स। अब ये चूंकि जी, रेड हेरिंग जो है ये एक मुहावरा है। वैसे आपको पता है हेरिंग्स जो है वो एक फिश को भी कहते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा क्लू देना जो मिसलीड करे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप जरा इसकी रीडिंग करो, मैं जरा अजान की वजह से 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ। जी, आप यहाँ पे 2 लफ्ज थोड़े उसने मुश्किल इस्तेमाल किए, मैंने बता दिया, एक मिमिक, और कहता है कि ये मिमिक करता है रियलिटी को, येट नॉट हैव सो मेनी रेड हेरिंग्स। रेड हेरिंग्स जो एक मुहावरा है, इसका मतलब है ऐसे क्लू, ऐसे इशारे करना जो मिसलीड करे। तो मिसलीडिंग इशारे नहीं होते जिससे ऑब्सक्योर ना हो जाए, यानी धुंधला ना पड़ जाए, अनक्लियर ना हो जाए गोल ऑफ द एक्सरसाइज। यानी जो एक्सरसाइज मीन, ये जो आप केस स्टडी पढ़ रहे होंगे, उसमें क्या अचीव करना है, उसके ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, उसको कहीं ऑब्सक्योर ना कर दे। अब ये जो आगे उसने कहानी लिखी है ना, ये आपके किसी काम की नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि फिक्शनल केसेस जो हैं वो इंस्ट्रक्टर, या अगर आपका कोई बॉस है आपको ट्रेनिंग करा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो खुद से क्रिएट करेगा, रियलिटी को मिमिक कर देगा, या खुद से बना देगा सिचुएशंस में। ठीक है, तो इससे आपकी लर्निंग हो जाती है। उसके बाद है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये अब सचमुच के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने न्यूज आर्टिकल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, डेटा स्टेटिस्टिक्स समरीज पढ़ी हैं, और बहुत सारे आपने हिस्टोरिकल राइटिंग्स पढ़ी हैं लोगों की, और पैसेजेस डिफरेंट लिखा हुआ, वीडियो ऑडियो सब जगहों से आपने देखा और कहा देखो जी ये हुआ था और ये हुआ था। जैसे मैं भी आपको केलॉग की स्टोरी सुनाई है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हो, वो सारी आपको दिखा दी जाए, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इस तरह से भी आप सीखते हैं। जैसे अभी मैं जब आपके नोट्स के लिए कुछ तलाश करी थी, तो मुझे बहुत सारे मिले कि जिसमें उन्होंने फॉर इंस्टेंस के जी एक थी कि कैसे उनको पता होगा कि बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे रिसाइक्लिंग का। उसके पे ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े थे कि जी आप जो है आपकी अ, वहाँ पे रिसाइकिल जो है वो ज़्यादा नहीं है वहाँ पे फैसिलिटी, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ये वहाँ पर एड्रेस किया। अगर मैंने कहीं और रिसाइक्लिंग का पढ़ा हो, तो उसके ऊपर मैं केस स्टडी पढ़कर फिर मैं इसे अप्लाई कर सकूँ अपने इलाकों के लिए। तो इस तरह ये होता है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। आगे रीडिंग करना हो तो कर लेना, लेकिन नाम ही याद रखना है और इसका मतलब समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है। ठीक है? और इससे आपको एनालिसिस मिलता है, आप अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी
आगे जब काम कर रही हो तो उनके ऊपर अपने व्यूज जो है वो आप शेयर कर सकें। इसके आगे है जी डायमेंशंस ऑफ केसेस, अब आपने पढ़नी है। 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है? और लिखा नंबर 1, क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? क्या उसका पर्पस है? और उसकी मोड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होगी? यानी मोड ऑफ डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, इसे कहते हैं ना, एक हम रिपोर्ट्स में लिखते हैं मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि आपने पेमेंट करनी है अगर किसी चीज की तो किस तरह करोगे, चेक करोगे या कैश दोगे, या आपने क्रेडिट पे चीजें लेनी है और फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में दोगे, या फिर आपने मोड ऑफ पेमेंट में ये भी होता है कि कितनी टोटल पेमेंट है और कितने परसेंट कब दोगे। इसे सब मोड ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये कभी कभार इस्तेमाल में भी आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ मोड ऑफ डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हम किस तरह से इसे प्रेजेंट करेंगे, जब आप उस पर काम कर लोगे तो कैसे करोगे। अभी मैं इसको पढ़ देती हूँ, पहले देखिए व्हाट इज इट डिस्क्राइब। व्हाट इज डिस्क्राइब, केस में क्या डिस्क्राइब्ड है। केस कुड मेरली डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल, इंसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। केस किसी चीज पर भी हो सकता है। जैसे अभी हम एक केस लिखा हुआ था, एक तो मैंने आपको बताया रिसाइकिल का, और एक लिखा हुआ था कि आप बीच जो एरिया होता है उसको लोग गंदा कर देते हैं, बहुत ज्यादा लिटर वहां पे फेंक देते हैं, उसका क्या हल है, उसको कैसे किया जाए। क्योंकि जो लिटर है, स्पेशली प्लास्टिक जो एम्प्टी बॉटल्स और ये वो होती हैं, अगर वो लिटर चला जाता है पानी में तो वो क्या कर देता है, जगह को पोल्यूट करता है, और वहाँ की जो आपकी मेरीन लाइफ है, यानी जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, जो फिश वगैरह, उनकी लाइफ को वो थ्रेट होता है। और ये बड़ी अफसोस की बात है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये उनका मसला है। जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुके हैं ना, आपको 0 लिटर वहां पे लिखा होता है, 0 लिटर, बाकायदा वहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। 0 लिटर यानी यहाँ पर एक कतरा आपको सड़कों पर या बीच पर या कहीं पे नहीं नजर आएगा। उन्होंने बड़े बड़े ट्रैश के लिए रखे होते हैं बीच के ऊपर, ज्यादातर जो बनी होती हैं जैसे बारबेक्यू के लिए ग्रिल्स की जगह होती है, वहां पे आप ग्रिल करते हो, अपनी चीजें सारी डालो उसके अंदर, बाकायदा पूरा एक प्रोसेस होता है हाउ यू गो ओवर देयर एंड डू देयर। हम जैसे गरीब मुल्क में हमें पता नहीं, कोई वैसे भी तमीज ही नहीं हमें आ रही, है ना, ये बात तो है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये है कि वो हमें सीखते हैं उनसे, ठीक है, इंडिविजुअल या तो मैं ये बता रही थी कि इस तरह के केसेस हैं। फिर एक केस और भी था जिसमें ये देखा गया कि एक इलाके को उन्होंने देखा कि इस दफा उन्होंने असेस किया कि 1 साल के अंदर जो हार्ट पेशेंट थे ना, वो बहुत कम आए और हार्ट सर्जरीज भी कम हुई। फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की कि पुरानी वाली प्रैक्टिसेस क्या थी, क्या लोगों का तरीका था, अब लोगों ने क्या अडॉप्ट कर लिया है जिससे कि केसेस कम हो गए। देखो, केसेस कम होना तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करो, ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि मजीद इसके ऊपर कंट्रोल करो। और हम पाकिस्तानी कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, तो केसेस कम आए हैं, ये तो फिर हॉस्पिटल जो है फारिग हो जाएंगे, तो ज्यादा केसेस आने चाहिए, है ना। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम यही सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि एक मीडिया में एक खातून थी, वो मेरी कॉलीग भी थी बेचारी, वो वहां पर बेचारी तो नहीं, खैर कोई बात नहीं, शी वॉज अदरवाइज वेरी नाइस, क्योंकि वो इतनी ईमानदार खातून, क्योंकि हम लोग तो चलो हमारा प्रोफेशन तो और है, वो शी वॉज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट वगैरह से उसका काम था। कुछ देर के लिए हमारे साथ आई, फिर वो कहीं और चली गई थी, अब उनकी फिर आजकल वो सऊदी अरब में होती है। तो उन्होंने क्या किया कि बताया मुझे कि एक जगह के ऊपर एक मीडिया में कहीं उन्होंने काम किया, किसी पता नहीं किसका बता रही थी, और जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता था या खुदा ना खास्ता आग लग जाती तो वहां के लोग खुश हो जाते थे, शुक्र है क्या हुआ है, कुछ हुआ है, 2 दिन से कोई खबर नहीं थी। अब जाहिर बात है कि उन्होंने कमाना खबर पे, और मीडिया तो इस पे उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं जब ऐसी खबरें होती, तभी तो तौबा अस्तगफुरुल्लाह की दफा कई इलाकों में, बाहर के कंट्रीज में भी इसके ऊपर इतनी एनालिसिस हो चुका है, इतनी रिसर्च होती है कि बाज़ मीडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम ऑफ द इंसिडेंट्स, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने एक और एनजीओ का बताया कि स्मॉल जो है वो इन्वेस्टमेंट देते थे, वो किसी भी पता नहीं, आई डोंट नो क्या नाम था उनका, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए उनको देते थे, जिसे कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, खास होती है जो फाइनेंस करते हैं थोड़े थोड़े कारोबार के लिए लोगों को, माइक्रो फाइनेंसिंग, यस, माइक्रो फाइनेंसिंग करते थे। लेकिन उन बेचारों का काम तो वो करना शुरू कर देते थे, छोटे छोटे उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगा दी, उसके बाद उनसे इंटरेस्ट इतना ज्यादा वो लेते थे कि वो बेचारे जो है ना, वो फायदा का नुकसान हो जाता था, तो उन्होंने वहां से भी जॉब छोड़ दी। यानी 2 कहानियां ऐसी हैं
कि दोनों में वो इतनी ज्यादा हुई, फिर कुछ देर उन्होंने पढ़ाया एंड शी देन लेफ्ट फॉर समहाउ लकी इनफ टू गो, पाकिस्तान से फिर चली गई। तो ये आपने डिस्क्राइब क्या किया जा रहा है, ये वापस आते हैं यहाँ पढ़ते हैं, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इट कुड डिस्क्राइब अ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन फेस्ड बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर फेस कर रहा है कि उसने कब डिसीजन लेना है, इन्वॉल्विंग पार्ट और होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ हिस्सा आप कर रहे हो इन्वॉल्व, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, विद अ फोकस ऑन वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसमें या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का हर एलिमेंट आप इस्तेमाल करते हो या कुछ करते हो, यानी इसमें क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, दिस इज गिवन जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि एक डायमेंशन ये है कि केस में है क्या। नंबर टू, पर्पस क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है द पर्पस ऑफ केस में बी ईदर रिसर्च और लर्निंग। If the purpose is learning, the emphasis could be on one or more of the forms of learning, namely, अब आपने लर्निंग की कई तरीके हैं, मसलन एक्वायरिंग नॉलेज है, गेनिंग स्किल्स है, डेवलपिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज है। अब ये डिफरेंट एरियाज में आप इसको डेवलप करते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका फोकस ये है कि जो लोग केस मेथड लर्निंग के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं, उनका काम है सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना, उन्होंने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, उनको प्रेजेंट करा दिया, और फिर उसके बाद है या वो स्किल्स गेन करेंगे, यानी उनको वो स्किल्स आ जाएंगी। अगर से कोई सॉफ्ट स्किल्स हैं या हार्ड स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स तो वो होती है ना जो आप करके दिखाते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको कंप्यूटर आता है तो वो हार्ड स्किल है, आपको लिखना आता है, कोई ईमेल करनी आती है तो वो हार्ड स्किल्स में आ जाती है, या फाइनेंस आपको आती है वो भी हार्ड स्किल्स में आएगी। लेकिन लोगों को डील करना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, इसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जो कि आप किसी को यानी फील करा सकते हैं, बट यू कांट जस्ट शो इट लाइक। ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, इनटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर गेनिंग स्किल्स, आपने हार्ड स्किल्स गेन करनी है या सॉफ्ट स्किल्स गेन करनी है, दोनों में से कोई, एंड डेवलपिंग एटीट्यूड, और आप अपना एक खास चीज के लिए अपना एटीट्यूड डेवलप करना, जैसे सीरियसनेस शो करना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए उसकी वर्थ अंडरस्टैंड करना और उसको फॉलो करना, दिस इज योर एटीट्यूड एक्चुअली। और वैल्यूज जो है वो बहुत ही आपके डीप रूटेड मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, आपके एटिकेट, मैनरिज्म, सब कुछ वैल्यूज में आ जाता है। ये दो चीजें हो गई। पर्पस क्या था, लर्निंग था, स्किल्स गेनिंग था, या सिर्फ आपने किसी के एटीट्यूड को डेवलप करना है, पॉलिश करना उसको। तीसरा है मोड ऑफ डिस्क्रिप्शन, बयान कैसे करेंगे। उसके लिए रिटर्न हो सकता है, ऑडियो विजुअल या ओरल, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इसने नहीं लिखा लेकिन इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा रिटर्न हो, कुछ आपने बोल के बता दिया, रिटर्न में आपने लोगों को हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऑडियो विजुअल हो सकता है कि आपने कोई उनको कुछ दिखा दिया है, कुछ आपने स्लाइड्स बना दी हैं। तो ये तीन आपने पॉइंट्स ये याद कर लेने। ठीक हो गया, तो आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, और इतना का बस पढ़ना है कि आपको हेडिंग की का मतलब क्या है। जैसे आप किसी को लेक्चर अगर दे रहे हो, तो अगर आप ये बताएंगे केसेस की डिमेंशन है जी, व्हाट इज डिस्क्राइब, पर्पस एंड मोड ऑफ डिस्क्रिप्शन, बताओ इसका मतलब क्या है, इसका बस मतलब अपने लफ्जों में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको सवाल आने के चांसेस है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बाकायदा प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है, सिलेबस आउटलाइन में। रीडिंग अ केस प्रॉपरली, उसके लिए कहता है चार तरीके हैं। एक रीडिंग के चार तरीके हैं। एक तो एक्चुअल रीडिंग करोगे, इससे पहले क्या करोगे, प्रीव्यूइंग, स्कैनिंग एंड स्किमिंग। मैंने आपको कल बता दिया था, स्कैनिंग से पता चलता है व्हाट इज इट अबाउट, स्किमिंग मीन पर्टिकुलर चीजों के बारे में आपने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आज आपको मैंने रिपोर्ट में भी थोड़ी सी गाइड करनी है, वो ये है कि आप देखो तो ये जो आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स नजर आ रही है ना, 1 2 3 4, देखा आपने गौर से, इसका तरीका चेक करें, ये इसने बिल्कुल सही मेथड फॉलो किया हुआ इस बुक ने। जब आप किसी चीज की लिस्ट देते हो, एक लफ्ज हो या एक फ्रेज हो, ठीक है, या एक छोटी सी स्टेटमेंट बेशक हो, और अगली स्टेटमेंट तीसरी चौथी, 1 2 3 लिखा हो, बुलेट्स दिए हो, कुछ भी लिखा हो, तरीका ये होता है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको रिपोर्ट में अक्सर जरूरत पड़ जाती है कि जी मैंने कहा, जैसे अभी हम करेंगे फाइंडिंग्स लिखते हैं,
रिकमेंडेशन लिखते हैं तो यूजुअली छोटे छोटे जो होते हैं पॉइंट्स उसके लिए पहले कोलन लगाया ऊपर वाली लाइन में, 1 2 3 4 जब लिखा है तो हर एक के एंड में सेमी कोलन लगाते हैं। सेमी कोलन जो है एक पॉज है जो लॉन्गर देन कॉमा है एंड शॉर्टर देन कोलन है। तो हम इसलिए यहाँ पे लगाते हैं कि हमारी लिस्ट अभी चल रही है। तो आपने सेमी कोलन लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, जब लफ्ज खत्म हो गए फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये भी एक तरीका है पंक्चुएशन का और किसी चीज को प्रेजेंट करने का। अगर आप रिपोर्ट में ऐसी प्रेजेंटेशन देते हो तो इट सीम्स लाइक समथिंग गुड आप कर रहे होते हो। तो ये अब पढ़ते हैं जी, इसका प्रीव्यूइंग क्या है, आपकी बुक ये क्या कहती है। Previewing is the reviewing of title, section headings, photo captions to get a sense of the structure and content of the reading selection. यानी जो मैंने रीड करनी है चीजें, उसका कंटेंट, उसका टोटल मटेरियल, उसका टोटल मैसेज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसने पहले चीज क्या लिखी है। मसलन मैंने उसकी हेडिंग या टाइटल्स देखे तो मैंने पहले देखा, एक व्यू ले लिया कि अच्छा इसका ये मतलब है कि इसके अंदर मैं ये देखूं या पढ़ूंगा या पढ़ूंगी या ये समझूंगा, उसे प्रीव्यू कहते हैं। और ना सिर्फ हेडिंग या टाइटल देखें, टाइटल से मुराद है उसका पहला पेज जैसे होता है, जैसे आप एक किताब खोलते हैं उसका टाइटल देखते हैं। अगर आप शौकीन है फिक्शन के या नॉवल पढ़ते हो या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हो या कोई और किताबें पढ़ने का शौक है तो हमेशा हम उसका सबसे पहले टाइटल देखते हैं कि ये ऑथर कौन है, किस टॉपिक पर है, फिर उसका अंदर प्रीफेस देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि व्हाट इज इट अबाउट। बिल्कुल ऐसे ही आप प्रीव्यू लेते हो और उसकी हेडिंग्स देखते हो। और फोटो कैप्शन से मुराद ये कि अगर वहां पे कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ चीजें वहां पड़ी हुई हैं, उसके नीचे कैप्शन होता है। कैप्शन क्या चीज है, जब भी कोई पिक्चर होती है उसके नीचे कोई ना कोई उसके बारे में एक टाइटल या उसके बारे में एक स्टेटमेंट होती है, उसे कैप्शन कहते हैं। अब वो पढ़ लो। और कई दफा कॉम्पिटिशन होती है कि आप इस तस्वीर के नीचे कैप्शन अच्छा दीजिए। तो ये है फोटो कैप्शन देखते हैं टू गेट द सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, नो व्हाट इट इज यू आर लुकिंग फॉर इन अ केस। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम इस केस में ले क्या रहे हो, तलाश क्या कर रहे हो। लुक फॉर, तलाश करना, तुम आखिर इसमें तलाश क्या कर रहे हो। अब इसका पेज जो है मैं इसको नीचे करना पड़ता है और फिर इसको लेफ्ट पे लेके जाके कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, आपका पहला आपने क्या पढ़ लिया, प्रीव्यूइंग, सही हो गया। दूसरा है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग में गेट अ रफ आइडिया ऑफ द कंटेंट ऑफ ऑल योर मटेरियल, सेपरेट आउट द इसेंशियल एंड इरेलेवेंट। आप कभी कभार सेपरेट आउट कर लेते हैं इसेंशियल चीजों को और इरेलीवेंट नॉन इसेंशियल को। यानी आपको एक गो में पता चल जाता है स्कैनिंग करते वक्त कि ये चीजें मेरे काम की हैं और ये चीजें मेरे काम की नहीं है। अगर आप एक बड़ी लंबी रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं, केस मेथड है, ये किसी चीज की बहुत लंबी रिपोर्ट है, उसमें अगर कोई चीजें बहुत डिटेल में चलेंगी या उसके स्टेटिस्टिक्स बहुत डिटेल में चलेंगे और आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसको मार्क कर देंगे कि ये मैंने नहीं पढ़ना, आप रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड स्कैनिंग। फिर आगे लिखा है बाकी बस डिटेल है, स्कैनिंग इन्वॉल्व मूविंग योर आईज क्विकली डाउन, आप जल्दी से पढ़ते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस को देखते हो, ठीक है। और उसके बाद देखते हो कि इसके अंदर क्या है, मुझे कैसे आंसर्स मिलेंगे। और उसके बाद ये है, उसके बाद जब आप कर लेते हो तो आगे लिखा है यू माइट गो बैक एंड स्किम इट, कि आप पहले जब उसको स्कैन कर लेते हो तो फिर स्किम करते हो। यानी ध्यान से पहले आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी स्किमिंग करके उसकी डिटेल में पढ़कर फिर आप उसके आंसर्स दे सकते हो, जो कि अगला पॉइंट है, स्किमिंग। अगला पैराग्राफ लिखा है व्हेन स्कैनिंग look for authors use of organizers such as number, letter, step और word, first, second, third। अब ये आपको आइडिया दे रहा है। अब आपको इसकी डिटेल चूंकि नहीं पता, मैं आपको इसको शॉर्टकट समझाती हूँ। जब भी हम लोगों को रीडिंग सिखाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप जो ऑथर है ना, राइटर जिसने ये लिखा है, उसके अ, उसके उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया करो। उसने किस तरह इस मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया है, नंबरिंग की है या एबीसी लिखी है या स्टेप्स लिखी हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे करके लिखिए। ये लिखा हुआ है। अगर आप खुद से पढ़ेंगे शायद आपको समझ ये बात ना आए, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, इसको नोट भी कर लो कि आपने, यानी जब इसको रीड करोगे तुम्हें समझ आ जाएगी। वैसे ये इतनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही आपकी जिंदगी में भी नॉलेज आ जाएगा कि जब भी कोई चीज पढ़ते हैं हमेशा देखो कि उसका तरीका क्या है, क्या वो कह रहा है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली,
तो उससे क्या होता है, हमारी ट्रांजिशन इजी हो जाती है, हमारी मूवमेंट आसान हो जाती है। या उसने लिखा है कुछ चीजों बोल्ड फेस्ड, आपको ये लफ्ज नजर आ रहा होगा, यानी उसने कैपिटल कर दिए, कुछ इटैलिक्स में लिखा है उसने उसको, यानी टेढ़ी जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखा है, या कौन कलर चेंज कर दिया उसकी यानी वर्ड का। ये सारी चीजें तुम नोट कर लोगे स्कैनिंग के दौरान, ठीक है। और जब उसको रिविजिट करोगे तो तुम्हें स्किमिंग इजी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्किमिंग का, उसमें आप देखोगे लिखा है फेमिलियराइज योर सेल्फ, अपने आप को फेमिलियर करो विद द स्ट्रक्चर एंड द मेन पॉइंट्स। इट हेल्प्स इन स्पॉटिंग द इसेंशियल, आपने इसेंशियल को स्पॉट करना है, इसेंशियल चीजों को आपने वहां पे पिक कर लेना है, आपने उसको इशारा कर देना है। इट कैन बी अचीव्ड बाय कंसंट्रेटिंग ऑन कंटेंट लिस्ट, हेडिंग, इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये वही चीज जो पीछे आपने पढ़ी कि आप पहले लिस्ट आपको नजर पड़ जाएगी, हेडिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या है, हमें फटाफट सारी बात समझ आ जाती है। और लुक आउट फॉर मेन पॉइंट्स रैपिडली, फोकस करो सिंगल टॉपिक पर, और चीजों के को हमेशा ध्यान से रखो। इसमें कुछ नॉन वर्बल क्लूज होंगे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है इस पहले पैराग्राफ की, जिसमें आपकी कुछ अंडरलाइनिंग है, बॉक्सेस बने हैं। जब भी आप कोई चीज लिखते हो ना, उसका नॉन वर्बल इशारे भी होते हैं। वो क्या है, अभी तुम्हें सामने पेज खोला दिख रहा है ना, इस पेज के अंदर देख रहे हो ना 7.3 लिखा है। 7.3 का मतलब होगा कि ये 7वां टॉपिक है और उसका थर्ड पार्ट है, उसकी थर्ड सब हेडिंग है, तो 7.3 हो गया। ये भी एक नॉन वर्बल आपको मैसेज है, यानी लिखा तो वर्बली है, यानी लफ्ज है, लेकिन आपको नॉन वर्बली पता चल रहा है। इसी तरह आप देखते हो कलर्स, इस पूरी बुक में बड़ी मेहनत की गई है कलर्स के हवाले से, हर चैप्टर का कलर फर्क किया हुआ है, कलर, ये बड़ी कलरफुल सी बुक है। तो ये जो बुक है उसमें आपको कलर डाले गए हैं, साथ साथ आपके चैप्टर नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन वर्बल क्लूज, क्लूज मीन इशारे, ठीक हो गया। आगे देखिए, स्किमिंग इज यूज्ड टू क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट। स्किमिंग इज डन एट अ स्पीड, हम जल्दी जल्दी मेन आइडियाज पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ रही हूँ, स्किमिंग अलाउज you to read quickly to get a general sense of a text so that you can decide whether it has a useful information for you. You may also skim to get a key idea. After skimming a piece, you might decide that you want to need to read it in greater depth. अब तुम्हारा स्किमिंग कर ली है, अब तुमने कौन से एरिया को बहुत अच्छा रीड करना है, अब तुम्हारा रीडिंग टाइम है। अब जरूरी नहीं होता कि जिन चीजों को आपने अनइसेंशियल करार दे दिया स्किमिंग के दौरान, आपने लाजमी उसकी भी रीडिंग करनी है, नहीं, आपने उसकी अब रीडिंग करनी है जो आपको जरूरत है, जिसकी आपको जैसे मैं कोई अगर आर्टिकल लिख रही हूँ तो मुझे तो वही लिखना है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। अब मैं सिर्फ आपको ये वार्न कर रही हूँ कि अभी स्किमिंग वाला जो पार्ट है ना, ये प्रीव्यूइंग, स्कैनिंग, स्किमिंग एंड रीडिंग, इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना। ये अलग से आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से आपको सवाल जरूर वो बना सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखे होने की वजह से। रीडिंग या फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग, रीड विद कंसंट्रेशन, पहला पॉइंट। इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन को, इंटरप्रेट का मतलब है, इंटरप्रेट तब करते हो जब तुम अंडरस्टैंड करते हो और अपने दिमाग में सोचते हो कि ये क्या है, मतलब इसको मैंने इसकी तशरीह करना, इंटरप्रेट तशरीह करना। और इवेलुएट का मतलब है कि भाई जायजा लेना, तज्जिया करना कि ये मेरे काम की है भी कि नहीं। और यहाँ पे लिखा है चेकिंग फॉर क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी के काबिल एतबार है ऑफ द मैसेज बाय इवेलुएटिंग द एक्यूरेसी, साथ साथ मुझे चेक करना है कि एक्यूरेट है, लॉजिक एंड बैलेंस है मैसेज में। ऑल्सो असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स, और ये भी देखना है कि ये जो लिखी हुई चीज है ये कहाँ से आई, इसका सोर्स क्या है। अब अगर वो बार बार इस किताब से आपको बता रहा है कि ये हार्वर्ड स्कूल से, बिजनेस स्कूल से उसने दिया है, तो इसका मतलब है कि वट एवर इज रिटन इज गुड, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपके, ये वाला पॉइंट इसका हो गया क्लियर। अब मैं ये परेशान हो रही हूँ कि वाकई हमारा बाजुकात हमारा टाइम 90 मिनट्स होता है, 1.5 घंटा, तो वो भी नहीं पता चलता, तो हम काफी जो है चीजें, अभी आपको 20 मिनट्स मैंने पहले छोड़ना है क्योंकि आपने रिपोर्ट लिखनी है। 20 मिनट्स तो नहीं, 15 मिनट्स काफी है, ठीक है। मैं अभी आपको ये कंप्लीट करा लूं, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया ना रीडिंग का। इसका सिर्फ ये लास्ट पॉइंट रहता है, रीडिंग ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन हैज बिकम अ ग्रोइंग कंसर्न।
आजकल ज़्यादातर आपने कंप्यूटर से पढ़ते हो और ये एक बड़ा एक मसला है। ऑल्दो दे कैन रीड एंड कॉम्प्रीहेंड एट द सेम रेट एज़ पेपर, स्किमिंग ऑन द कंप्यूटर इज़ मच स्लोअर दैन ऑन अ पेपर। ये आपको तंग करने के लिए लिखा है, बस परेशान ना हो। अब हम आजकल कंप्यूटर पे ही करते हैं, हमें पास टाइम ही नहीं है भाई। आपने ये किताब पहले की लिखी हुई है, क्योंकि इसकी आपकी बात ठीक है, कागज़ पे लिखा है, साथ-साथ मार्क करो, लाइनें लगा लो, जो मर्ज़ी करो, जैसे हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका है। मैंने जिस चीज़ पे काम करना होता है ना, मैं पता है करती हूँ, पहले मैं उसके यूआरएल कॉपी कर कर के ना एक पेज पे मेरी फाइल एक मैं फ़ोल्डर बनाती हूँ, उस पर मैं एक जो होते हैं सारे वेबसाइट्स के एड्रेस उठा-उठा के ना ऊपर से गूगल की बार से रख लेती हूँ। जब मुझे फिर ये मेरा एक वक़्त का काम है। इट्स लाइक यू कैन से प्रीव्यूइंग और शायद हाँ, प्रीव्यूइंग कह लो चलो कि क्या-क्या पड़ा है इंटरनेट के ऊपर। फिर उसके बाद मैं उसको खोलती हूँ, उससे जो चीज़ें काम की होती हैं, एक दफ़ा सारे आर्टिकल 5-6 देख लिए, फिर उसमें से मैं चीज़ें उठा कर ना कॉपी पेस्ट करके पेज पे डाल देती हूँ और फिर मैं उसमें से देखती हूँ कि मुझे अब क्या चाहिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। आगे है जी केस एनालिसिस अप्रोचेस। अब ये इसको सिर्फ एक दफ़ा हेडिंग हम रीड करेंगे। आप ज़्यादातर एक-एक लाइन चलो पढ़ लेना। इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। केस एनालिसिस अप्रोच जो है, उस पूरे प्रोसेस को वो कहता है कैसे मैं केस का एनालिसिस करूँगा। एक है रीड द केस थॉरली। पहले आपने सारे केस को अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है केयरफुली। एक लाइन और पढ़ लेना है इसके अंदर से और ज़रूरी-ज़रूरी चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है? किसके बारे में है, कंपनी के बारे में है, इंडस्ट्री के बारे में है, लोगों के बारे में है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर और इसको यानी आप पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद है डिफाइन द सेंट्रल इश्यू। फिर आपने देखना है कि ये जो केस में असल प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यूज़ क्या हैं, उसको एग्ज़ामिन करना है आपने, इसलिए उसको उठा लो। उसके बाद है डिफाइन द फर्म्स गोल्स और फिर ये देखना है कि जो इश्यूज आए हैं वो तो एक तरफ है, अब इसमें हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? हम अपने पहले गोल्स को आइडेंटिफाई करें कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स टू द प्रॉब्लम। फिर ये देखना है कि जो प्रॉब्लम है उस पे रुकावटें क्या आ रही हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या अवेलेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑल रेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स। यानी रेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स ये कर लेते हैं, बी पॉइंट ये कर लेते हैं, सी पॉइंट ये कर लेते हैं। वो कहते हैं ना एक आपका ए प्लान होता है, एक बी प्लान होता है, मेरा बी प्लान ये है, लोग अक्सर बातों में ये बताते हैं। तो आपने ऑल्टरनेटिव सोचनी है, एक दफा इसकी रीडिंग कर लेना आपका दिल चाहे, तो इसका मतलब अगर आपको समझ ना आ रही हो तो सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और सारे जो तुमने केसेस में ऑल्टरनेटिव ढूंढे ए बी सी डी, उसमें बेस्ट को निकाल लो। वो आपने करना है, ये 6th पॉइंट चल रहा है। और अगले जो इसके कुछ थोड़े ज्यादा पॉइंट हैं, इसको मैं देखती हूँ आगे क्या है। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है वो है डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। हाँ नहीं, इसके ज्यादा नहीं थे। आपने फिर एक इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, उसके ऊपर आप डिसीजन लोगे। ये इनके पॉइंट्स के सिर्फ नाम याद करना, डिटेल आपको खुद ही समझ आ जाएगी और डिटेल में से इस तरह कोई आपको सवाल नहीं आने लगा। एनालाइजिंग अ केस में अब वो कहता है कि जब आप एनालाइज करेंगे, अभी भी आपको वो एनालिसिस का बता रहा था, अब एनालाइज करते वक्त केस में आपने क्या करना है कि अब वो कहता है एक है कॉम्प्रिहेंसिव। ये मैं ऊपर वाली लाइन पहले पढ़ती हूँ। इफ द प्रोसेस इज टू रिजल्ट इन एनहांस स्किल, मॉडिफाइड एटीट्यूड, लर्निंग स्टेज, वही बात पहले की थी, देन इट शुड अप्रोक्सीमेट व्हाट इज डन बाय थॉटफुल पीपल इन एवरीडे लाइफ। अब पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, मोर थरा देन द सुपरफिशियल वे। कॉम्प्रिहेंसिव चीज क्या होती है, अगर आपने इसका एनालाइज करना है, यू आर वांट टू ड्रॉ समथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होती है शॉर्ट बट इफेक्टिव, उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। तो आपने बहुत ही किसी चीज की, जैसे कहते हैं ना एक थरो या थोरो लोग कहते हैं, ये थर्रा कहते हैं कुछ लोग, एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ किया। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होगी, जो आप यानी चेक करेंगे कि कोई यानी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद हम इसको हासिल कर सकते नहीं है। अनलॉक द सीक्रेट केस लिखा हुआ है और बाय द वे जो लिखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट स्पेशली जब मैं पढ़ी थी तो मुझे पता चल रहा था कि ये सॉलिड नहीं लिखा हुआ। तो एनालाइजिंग का केस में कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी है, कल्मिनेट इन रिफ्लेक्शन। कल्मिनेट होता है कंप्लीशन, पूरा करना इसका, एंड लिमिटेशंस कुछ होती हैं।
इसका ये जो पॉइंट आपको नहीं अगर समझ आएगा, फॉरगेट इट। अगर इसके अंदर से कोई चीज आपको समझ भी नहीं आए, देयर इज नो एनी पॉइंट टू मेक अ क्वेश्चन। इसको आप बिल्कुल भूल सकते हैं। हाँ, अब ये पढ़ लो डूज एंड डोंट्स। डूज का मतलब है क्या करना चाहिए। जब केस के एनालिसिस करें तो क्या करना चाहिए, उसके लिए गो थ्रू द केस ट्वाइस, एक दफा एक व्यू ले लो फिर दोबारा पढ़ लो। अगला है मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज को लिखो। नेक्स्ट लिखा है बी थॉरो इन योर एनालिसिस, अपना एनालिसिस जो है वो कंप्लीट करो। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, जो जो अपॉर्चुनिटीज ऑल्टरनेटिव, ये वही चीजें हैं जो तुम पीछे पढ़ के आए हो, उसी को वो ऑलमोस्ट दूसरे लफ्ज में रिवाइज कर रहा है। और इसके बाद इसी का आगे ये चल रहा है पॉइंट, डूज के पॉइंट्स हैं। डूज होता है करो, डोंट्स होता है ना करो। अच्छा, फिर उसके बाद है डू एनफ नंबर क्रंचिंग। देखो नंबर क्रंचिंग आपको फिर तंग करने वाले के लिए लिखा हुआ है। नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर्स वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। नंबर क्रंचिंग से मुराद है जितना भी डेटा कलेक्ट करना या समथिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू नंबरिंग, आप उसकी जितना डेटा है वो आप एनफ इकट्ठा कर लो। सपोर्ट एंड एनी एंड ऑल ऑफ द कफ ओपिनियन। अब ये क्या है, ऑफ द कफ ओपिनियन किसे कहते हैं? नेचुरल, अनरिहर्स्ड, स्पॉन्टेनियस, एक्सटेम्पोर, यानी बगैर तैयारी के जो तुम्हारे मुंह में आता है नेचुरल तरीके से वो आप बता दो। ठीक है, एनी एंड ऑल ऑफ द कफ ओपिनियंस विद वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट, यानी आपने फौरन के फौरन जो आपने नेचुरल तरीके से स्पॉन्टेनियसली सोचकर चीजें दी है उसके ऊपर जो है आप आर्ग्यूमेंट बनाओ, उसके लिए एविडेंस इकट्ठे करो। उसके बाद है प्रायोरिटाइज योर रिकमेंडेशन, अपनी रिकमेंडेशन जितनी तुमने बनाई है ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उसकी प्रायोरिटी सेट करो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सपोर्ट ईच रिकमेंडेशन विद परसुएशन, परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। अगर तुम ये कहते हो कि ये रिकमेंडेशन मैं देता हूँ तो उसको आपने कन्विंस भी करना है। उसके बाद है रिव्यू योर रिकमेंडेड एक्शन प्लान, और अपने जो भी है आपने उनको कहा है कि ये करना चाहिए, रिजल्ट दोगे, उसको रिव्यू कर लो। बस ये पॉइंट है। ये डूज हैं, आप समझ लो प्रोसीजर है। और डोंट्स हैं जो आपने नहीं करने, डू नॉट स्टॉप अंटिल यू कैन पर्ज आई थिंक आई फील, यानी कहने का ये मतलब है कि आपने पूरी तरह उसको अंडरस्टैंड करना है, उससे पहले रुकना नहीं है। ये डोंट्स है। दूसरा है डू नॉट रिकमेंड एनी कोर्स ऑफ एक्शन दैट कुड हैव डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ऐसा कोई ना बताना जिसका हमेशा ही नेगेटिव या नॉन प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन निकलता है। एंड डू नॉट शो एनी बायसनेस ड्यूरिंग केस एनालिसिस, और ना ही कोई बायसनेस शो करना। अब वैसे ये चीजें टू द पॉइंट कुछ भी नहीं है इसमें लिखी हुई, यानी इस टॉपिक पर, लेकिन चलो आप एक दफा इसको रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा। आपको खुद ही अभी देखिए मैं सवाल बता दिखाती हूँ, आपको फौरन फौरन समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है। इसके बाद जी केस प्रेपरेशन है, इसकी आपने हेडिंग याद करनी बस। आइडेंटिफाई केस डेवलपमेंट नीड, डेवलप केस लीड्स, इनिशियल क्लियरेंस करो, डेटा कलेक्शन करो। और अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत एक एक लाइन पढ़नी होगी तो आप ये प्लीज पढ़ लेना। इट्स लाइक आई बिलीव इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मगर आप इसको एक दफा एक एक लाइन जो है बहुत लंबा लिखा हुआ, ठीक है। और कैसे अपने ड्राफ्ट तैयार करना है ये सारा लिखा हुआ है। अभी मैं देख लेती हूँ, आई बिलीव कि ये शायद लास्ट टॉपिक मुझे ख्याल है। जी बिल्कुल, चैप्टर राउंड अप है, इसको आप रीड करना। अभी जो मैंने पढ़ाया है ना सारा, उसका राउंड अप है, बिल्कुल वही चीजें जो मैंने भी बताई हैं। एग्जैक्टली देखो केस प्रेपरेशन की हेडिंग है, ये सब हेडिंग्स याद कर लेना। हाँ, इसमें प्रीव्यूइंग स्कैनिंग वाला पार्ट अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक हो गया। और जब पढ़ रहे होंगे अगर आपको कोई इसमें से लाइन बॉदर करेगी तो पीछे आप रीड कर लेना, उसको देख लेना। और फिर उन्होंने आपको ये कहा है कि आप अपने आप से सवाल करें कि क्या क्या आपको याद आया है, आपने पढ़ा है, क्या स्ट्रेटजीज लेंगे, आपने वेरियस स्टेप क्या है केसेस में, व्हाट टेक्निक्स यूज होंगी, एंड हाउ कैन इफेक्टिव केस बी प्रिपेयर्ड, रीडिंग की टेक्निक क्या है, ये सारा कुछ उसने आपसे सवाल पूछा है, ये हमने कवरेज दी है। द लास्ट थिंग फॉर द टॉपिक जो कि हम आप सोच लें कि हम कुछ मिस ना कर दें, जस्ट अ मोमेंट, हम बहुत ही आगे आगे।
जी ये क्वेश्चंस बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी। मैं इसके आंसर आपको बता देती हूँ और आपको खुद ही आ जाएंगे। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केस यूज्ड इन केस मेथड लर्निंग। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? फंक्शनल केसेस होते हैं, या फिनिश्ड केसेस हो सकते हैं, अनफिनिश्ड हो सकते हैं। ये सारे चूंकि मिलते जुलते हैं तो ऑब्वियस है कि क्रिमिनल केसेस, यानी जिसको नहीं भी पढ़ा जिसने चैप्टर वो भी कह देगा कि ये क्या है, क्रिमिनल केसेस, इसके अंदर नहीं आएंगे। और ये आपको क्रिमिनल केसेस भी पढ़ते होंगे वो लोग जो कि लॉ से रिलेटेड पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका क्रिमिनल केसेस आंसर है, विच इज नॉट अ टाइप। ठीक हो गया। उसके बाद है नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी ऑफ रीडिंग। आप खुद ही सोचिए, स्कैनिंग, स्किमिंग, प्रीव्यूइंग, नन ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस, क्या आंसर होगा? डी, नन ऑफ द अबव, यही आंसर है, बिल्कुल सही। और इसके बाद अगला है, द रोल ऑफ स्टूडेंट इन केस मेथड क्या है, कि जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा। इसमें देखिए, ये हमारा, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, द फॉलोइंग इज नॉट अ केस एनालिसिस अप्रोच है। ये हम कर रहे थे, डिफाइनिंग द सेंट्रल इशू, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रेंट्स, अभी हम पढ़ के आ रहे थे, एंड रीडिंग द केस कैजुअली। अगर आप सारे पॉइंट्स को समझते हैं, अंग्रेजी आपको थोड़ी सी भी क्लियर हो, तो आप कहेंगे फिफ्थ का आंसर भी डी है। ठीक है, कि रीडिंग द केस कैजुअली। बाकी ठीक है, क्योंकि एक चूज करना है ना आपने, कि कैजुअली पढ़ना, डीप एनालिसिस ना करना। 6 है आपका लास्ट सवाल है, जिसमें है शोइंग एनी बाइस, सॉरी, द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डोंट्स फॉर केस एनालिसिस। ये डोंट्स हैं, शोइंग एनी बाइसनेस ड्यूरिंग केस एनालिसिस, ये डोंट्स में आ रहा है। रिव्यूइंग योर रिकमेंडेड एक्शन प्लान, सपोर्टिंग ईच रिकमेंड विद परसुएशन, नन ऑफ द आ रहा है। 6 वाले जो है, ऑब्वियसली पहला आंसर है, शोइंग एनी बाइसनेस, क्योंकि बाइसनेस नेगेटिव होती है। तो उसने कहा कौन सा डोंट्स में है, बाइसनेस जो है डोंट्स में आ रहा है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो अदा हो गया एक किस्म से। अब हम जी, आप अपनी पेन पकड़ लीजिए, 10 मिनट की प्रैक्टिस आ रही है आपकी, और उसमें आपने रिपोर्ट लिखनी है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बहुत सी चीजें गाइड कर दूंगी इस पर। मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पढ़ा जाए। जी, सिनेरियो आपने एक डे बिफोर यस्टरडे हमने किया था, एक ये है। आपको सही पढ़ा जा रहा है ना? जी, अब आपको आई थिंक क्लियर है। जी, आप लोग सारे सोए हुए हैं, सुन रहे हो मुझे? एनीबडी आंसर? ओके, क्लियर हो गया। सैयद हादी, सैयद मोहम्मद हादी, गुड। जी, आप इसे करें 10 मिनट के लिए, मैं इसको यानी कर रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ। आप फिर उसके बाद, जी क्वेश्चन क्या है एक और? जी बिल्कुल ठीक है, शाहजेब नवाज, गुड। आप इसको करें और रिपोर्ट लिखिए, सोचिए कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। मैं आपको 2 फॉर्मेट्स इसके ऊपर फिर से क्लियर कर दूंगी, कि अगर ये सिनेरियो इस तरह से आता है तो क्या करते हो, और क्विकली करना होगा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा वहां पेपर में भी, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। जी, 10 मिनट के लिए मैं ऑफ कर रही हूँ, इसको आप अच्छी तरह से देखो और करो।
जी, आई होप आपने कुछ पॉइंट्स सोच के कुछ थोड़ा-सा रफ आउटलाइन किया होगा। और आज मुझे एग्ज़ैक्टली अपने कंप्यूटर पे टाइम नहीं याद रहा कि मैंने 10 मिनट्स के लिए आपको ऑफ किया था कि वेदर यू हैव टेकन कंप्लीट 10 मिनट्स और नॉट। अभी मैं आपको इसका अब आपने जो भी इसके बारे में सोचा होगा या आपने लिखा होगा या पॉइंट्स लिखे होंगे या किसी ने फॉर्मेट अगर लिखा है, तो मैं अब आपको सारा इसके ऊपर एनालिसिस देती हूँ। सबसे पहले हमने सीखना है पढ़ना क्विकली। जब आपने इतनी रिपोर्ट्स की होंगी, पढ़ी होंगी, तो आपको क्विकली समझना टाइम नहीं लगेगा। आपने देखा कि ये एक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है और ये फॉरेन कंट्रीज और यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हाई क्वालिटी कॉम्ड एंड कार्डेड यार्न बनाते हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट में इसका कुछ नहीं हमें लेना। ये टेक्निकल टर्म है और कॉम्ड एंड कार्डेड यार्न जो होता है ना, धागा जिसे समझ लो, स्पिन किया हुआ धागा, जिसको बाद में वीविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 तरह का एक होता है। एक होता है जिसके ऊपर हल्के-हल्के बारीक से हेयरी सा होता है, यानी फाइबर से जैसे होता है ना बाल से निकले होते हैं, एक रुआँ सा ऊपर होता है। एक होता है कॉम्ड होता है जो कि यानी उसको साफ कर दिया जाता है और उसके ऊपर से वो जो फालतू निकलता है एक रुई सी, वो निकल आती है। द कंपनी हैज़ इट्स उसके ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ यानी ऑपरेशन उसके हैं, किस-किस जगह पे है, मुल्तान रोड के ऊपर है, एक नौशहरा में है, एक तहसील चूनिया में है और डिस्ट्रिक्ट कसूर में है। अब डिस्ट्रिक्ट कसूर में उसकी एक्टिविटी जो है वो एक एक्सपीरियंस कर रही है ह्यूज सेटबैक ऑपरेशन कंपनी का। सेटबैक मीन बहुत बड़ा नुकसान ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर आप समझ गए होंगे सिचुएशन पढ़कर कि लोग अपनी नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं और लेबर अनरेस्ट। अब यहाँ पर आपको जहां जहां रेड कलर से लेबर है ना, ये चूंकि अमेरिकन स्टाइल में है तो लेबर के स्पेलिंग असल में अमेरिकन जो है वो ये वाले हैं। अब देखिए रेड लाइन खत्म हो गई, तो इसलिए रेड लाइन भी आ रही है, बट इफ यू यूज बोथ इट्स ओके। अब लिखा है द सिचुएशन इज सब्सटेंशियली लार्जली बड़े पैमाने पर इम्पीडिंग रुकावट डाल रही है, रोक रही है बिजनेस के प्रोग्रेस को। यू हैव बीन वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे काम कर रहे हो। यू हैव बीन आस्क्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट इंडिकेटिंग रियल कॉजेज फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, कि जो अभी मसला है उसको देखो। योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोड्यूस कराओ, कंपैरेटिव स्टडीज दो, प्रमोशन पॉलिसी दो, कंक्लूजन दो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ समझाने लगी हूँ और आगे लिखा है विद रिकमेंडेशन टू रीड्रेस। रीड्रेस का मतलब है टू कंपनसेट। ठीक है, कंपनसेट तो समझते हो ना, इसकी मुझे अब उर्दू नहीं पता इस वक्त ज़हन में आ रही। तो कंपनसेट करना प्रॉब्लम को, हम कैसे सॉल्व करेंगे इशू को। आप अगर लिखते हो, आपकी हेडिंग में इंट्रोडक्शन आता है, फिर आप कंपैरेटिव स्टडीज की हेडिंग देते हो, प्रमोशन पॉलिसी की देते हो और कंक्लूजन की देते हो, तो भी आपकी रिपोर्ट परफेक्ट है। और दूसरा ये है कि आपने अपने तरीके से चले, लेकिन उसके अंदर भी ये सारी चीजें दी। अनलेस अनटिल आपको कहा जाए कि आपकी रिपोर्ट में ये हेडिंग्स शामिल हो, लिखा हुआ है रिपोर्ट शुड इंक्लूड, उसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए। अब मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है और 2 रिपोर्ट्स मैंने अभी रिसेंटली क्लाउड पे रखी हैं, जो उस दिन मैंने आपको रीडिंग करवाई थी जिसकी, उसके मुताबिक ही इसको जब मैंने सॉल्व आपको करके देती हूँ, तो आपका सबसे पहले एक तो आपका फॉर्मेट का इश्यू आ गया कि आप ये क्या करेंगे। आपको मैंने तरीका बताया था, एक तो ये आपने डेट लिखी, रिपोर्ट है ना ये, तो यहाँ पर मिस्टर एबीसी चेयरमैन को जो लिखनी है, कॉमा मिस्टर एबीसी नेम कॉमा चेयरमैन हेड ऑफिस कमाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 65 मेन एरिया सम सिटी। ये बिल्कुल वही तरीका जो आपने लेटर में रिसीवर का एड्रेस लिखना सीखा है, आप इस तरह कर सकते हो। एक तो ये तरीका है और फिर डियर सर आगे रिपोर्ट हो गई। एक आपको तरीका जो कल हमने एक वो किया था कि आपने राइट पे लेफ्ट पे डेट की थी, राइट पे रेफरेंस लिखा था और ऊपर आपने कंपनी का नाम दे दिया था और फिर लिखा रिपोर्ट ऑन समथिंग और डियर सर, वो भी परफेक्टली फाइन है, वो भी कर सकते हो। ये जरा थोड़ा सा और फॉर्मल लग रहा है, हम ऐसे कर लें, ये भी ठीक है, ये भी आपको आता है कि जिसको लिखी है
आपने उसको ये रिपोर्ट बना दी है। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, मैं आपको पहले फॉर्मेट पे ले जाती हूँ। मैंने इसके रिपोर्ट के एंड में लिखा है, और ये रिपोर्ट काफी लंबी है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने इतनी लंबी रिपोर्ट नहीं बनानी। देखो इसी रिपोर्ट को मैंने लिखा मेमोरेंडम रिपोर्ट करके, क्योंकि आपको से एग्जामिनर कहता है कि एक मेमोरेंडम रिपोर्ट लिखना। और अगर आपने सोचा कि मैंने मेमोरेंडम रिपोर्ट नहीं लिखनी, लेकिन मुझे ये वाला फॉर्मेट इजी लग रहा है, तो आप ऊपर हेडिंग बेशक ना दो, लिखो टू मिस्टर एबीसी नेम चेयरमैन, किसके चेयरमैन हो, कमाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के, फ्रॉम एबीसी नेम कॉमा जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, आगे अब कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, डेट लिखी, और सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑन स्टाफ टर्नओवर लेबर अनरेस्ट एट कसूर डिस्ट्रिक्ट आपने लिखा है। आपका ये भी परफेक्ट है, नीचे डियर सर और आगे रिपोर्ट शुरू कर दो। ऊपर फिर आप मेमो वाला ये हेडिंग है ये ना देना आपको, क्योंकि उसने मेमोरेंडम रिपोर्ट कहा ही नहीं, और आपको ये आसान लग रहा है यूं कर लो। आप मेरी बात समझ गए हो? इस पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो आपको सूट करता है कर लो, या एक ही सोच लो कि बस मैंने यही करना है और मैंने फॉलो उसको करना है। अगर वो कहता है मेमो रिपोर्ट, तो ऊपर हेडिंग दे के ऐसे कर लेना। वो नहीं कहता तो आप ऊपर मेमो की हेडिंग ना दो, इसी तरह कर लेना। और दूसरी ऑप्शन जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई है, आप वैसे कर लो, ये भी आसान तरीका है। ठीक हो गया जी, समझ गए? और इसको लेटर फॉर्मेट भी कहते हैं। अच्छा जी, आपने अभी लिखा रिपोर्ट ऑन स्टाफ टर्नओवर एंड लेबर अनरेस्ट डियर सर के बाद टर्म ऑफ रेफरेंस आपने लिखा कि वही चीजें जो आपने रिपोर्ट में पिछली रिपोर्टों में याद कर ली हैं, क्रैम कर ली हैं, रट्टा लगा ली है। दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू रेफरिंग योर लेटर नंबर 123 डेटेड दिस इन विच आई वाज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब यहाँ पर आई वाज आस्क्ड टू, यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट है ना, ये आपको याद हो जाएगा। आपने ये याद किया, आपने हर जगह डाला, और आगे इन्वेस्ट जो काम आप उसने कहा था ना रिपोर्ट में लिखने को, आगे उसने यू आई वाज आस्क्ड टू, आगे क्या वो लिख दिया। इन्वेस्टिगेट द मैटर, एनालाइज द इशू, प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन समथिंग, जो दिल चाहता है लिख देना। ये हो गया स्टार्ट। उसके बाद जब आप उसने कहा कि इन्वेस्टिगेट किया मैटर को affecting operations at Kasur district. This report outlined the result of our investigation. ये वाली भी आपकी पिछली एक रिपोर्ट मैंने दी थी, उसके अंदर मैंने सारा का सारा जो है इस तरह का वर्ड्स लिखे हैं, आप यहां से याद कर लो। दिस रिपोर्ट आउटलाइंस, बताती है द रिजल्ट ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन इनटू द रीसेंट या अबाउट द रीसेंट इंक्रीज नंबर ऑफ स्टाफ टर्नओवर एंड एन एक्यूट स्टेट, यानी बड़ी शदीद स्टेट ऑफ लेबर अनरेस्ट है। दिस रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट इशू। ये वाला तो हर रिपोर्ट में तुम लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट। दो पॉइंट अगर पढ़ लेगा एग्जामिनर, हेडिंग आ रही है, कहाँ जाएगा आपके मार्क्स? बिल्कुल नहीं कहीं जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? फिर आपने अगली एक लाइन छोड़ना चाहो छोड़ दो। मेथोडोलॉजी मैंने लिखा, द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज अडॉप्टेड, ये भी एक जनरल लाइन है, हर एक पे लगा दो। और मैंने यहाँ पर, ये ऐसा ही एक कहानी होती है, ये एक फिक्शन है जिसको आपने बनाकर प्रेजेंट करना है कि हाँ भाई मुझे ऐसे रिपोर्ट बनानी आती है। आगे है स्टडीड थरोली द पास्ट 2 year रिकॉर्ड्स, उसने कहा है ना पुराने भी रिकॉर्डिंग सारी देखना कि क्या हुआ है, रिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स देखना। Studied thoroughly the past 2 years records concerning this issue, had in-depth discussion, detailed discussion with all regional managers, both collectively as well as individually, उनसे मैंने डिस्कस करके देखा। Conducted exit interviews, अब ये exit interview जो तुम्हारे दिल में आता तुम कर लेना। ये एक रिपोर्ट बनी हुई है, कलेक्टिवली मिलके बनाई थी, तो उसमें ये है conducted exit interviews of a few significant employees या सिग्निफिकेंट एम्प्लॉइज लिविंग द जॉब, यू कर लो। अब ये क्या है, ये क्या चीज है? एग्जिट इंटरव्यू क्या होते हैं? जो लोग जॉब के लिए रेजिग्नेशन दे चुके हैं, उनका जाने से पहले, एग्जिट से पहले, निकलने से पहले इंटरव्यू लेना, दैट इज कॉल्ड एग्जिट इंटरव्यू। मैंने वो भी किए, पता करें कि हो क्या रहा है तुम लोगों को। एंड टॉक टू द मिडल लाइन मैनेजर्स, जो सुपरवाइजर एंड लोअर स्टाफ से बात की, तो हमें ये सारा कुछ मेथोडोलॉजी में 3 4 5 सर्वे किया, जाके देखा, लोगों से मिला, इंटरव्यू किया, हेल्ड मीटिंग, कुछ ऐसी कहानियां जितनी भी अभी तुमने रिपोर्ट्स पढ़ी है वो लगा दी तुमने। उसके बाद फाइंडिंग्स मैंने लिखा, फिर वही लाइन कॉमन, आफ्टर थरो इंक्वायरी, आपने यहाँ पे वर्ड ओ है,
आफ्टर थॉरो इंक्वायरी आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट गिवन बिलो। अब मैंने नीचे रिपोर्ट जो है उसको कंप्लीट किया है। आ, लिखा है एक्सपेक्टेशंस आर ऑफन रेज टू हाई ड्यूरिंग द रिक्रूटिंग। अब ये जो मैंने कहानियां इसमें लिखी है ना, मैं इसका आपको नटशेल बता देती हूँ कि जो जब रिक्रूटिंग प्रोसेस के अंदर जब हम हायर करते हैं तो हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सब्सिक्वेंटली बाद में जॉब वो करता है और ऐसे काम करता है जो इन रियलिटी वो उसके लिए इनकम्पैटिबल होता है। यानी लेते वक्त हम कुछ करते हैं और काम उससे और तरह का करवा लेते हैं। हो सकता है आपकी इतनी एडवांस किस्म की मशीनरी हो, आपने उनको बताया ही नहीं कि जी आपने इस पे भी काम करना है। आप समझ रहे बात को? कोई कहानी आप बना लें। आवर ऑर्गेनाइजर डज दिस इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम अपनी वैकेंसीज को सफिशिएंट नंबर ऑफ वेल क्वालिफाइड पीपल से भर लें। However, over the longer term, the practice is counterproductive. Counterproductive का मतलब होता है उलट हो जाती है। अब ये लफ्ज आपको नहीं आते, सादा लफ्जों में लिखो, कोई मसला नहीं। ठीक है? As it leads to costly unavoidable turnover, आपका टर्नओवर जो है वो अनअवॉइडेबल भी है, इस तरह लोग करते हैं, और वो कॉस्टली भी है यानी महंगा भी है, क्योंकि नए लोग हायर करने पड़ते हैं, उनको फिर ट्रेन करना पड़ता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ पुअर रेपुटेशन इन द लोकल लेबर मार्केट, और आपकी क्या हो रहा है कि आपकी लोकल लेबर मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है कि नहाना वहाना काम करना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? आगे लिखा है द लेबर क्लास इज हाईली अनसेटिस्फाइड एंड हैज अ लो मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्क। दे कंप्लेन फॉर लोअर वेजेस एंड लॉन्गर वर्किंग आवर्स, क्लोज सुपरविजन एंड द एटमोस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी एग्रेशन। आपका एटमोस्फेयर, आपकी एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, यानी फेवरेबल नहीं है। pushes them to leave, and the offered better wages really rates pull them to other competitor, और हमारा जो competitor बैठा है वो हमारी मजदूरों को, लेबर को अपनी तरफ खींच लेता है। अब इनको अपने अल्फाज में जैसे मर्जी बना लो, जो तुम्हें जेहन में रीजन आई है, जो आपने लिखी है परफेक्टली फाइन होगी, ये ना समझो कि वो गलत होगी। आपने कहा जी हमारा स्टाफ जो है लॉन्गर आवर काम करता है, उसको वेजेस कम किए जाते हैं। फिर आपने लिखा है, लिखा हो सकता है कि जो उनका काम जो है मशीन के ऊपर ज्यादा वर्किंग की जाती है। फिर ये भी हो सकता है कि उनको छुट्टी का कोई नहीं है, उनको मेडिकल अलाउंस नहीं है, या वहां पर जो एनवायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, और एक एनवायरमेंट होती है जो वहां पर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, उनसे उनको जो है इंजरीज आ जाती हैं। इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं। और आपको याद होगा जब मैंने आपको रिपोर्ट्स पढ़ाई थी और मैंने आपको स्लाइड पे, अगर आपने वो पढ़ी है तो मैंने वहां पे भी एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, और जो लेबर जो होता है उसको इंजरीज बहुत सारी आ जाती है, जिसकी वजह से कि वो काम जो है, और उनके फिर उनकी जो होती है ट्रीटमेंट के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने इस पे कंक्लूजन लिखा, 2 3 4 पॉइंट्स लिखे आपने। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखा कि ये काम बहुत ज्यादा है। अबव मेंशन फैक्ट्स आर क्लियरली indicative of the cause of adverse state of affairs at Kasur district. The situation is highly affecting the company's expenditures due to increased hiring costs, losing the trained staff simultaneously. It is substantially affecting manufacturing operation in almost all departments. अब recommendation दी जा रही है। अब मैं इस वक्त इतना टाइम भी नहीं है, मैं सिर्फ ये बता देती हूँ हर एक का, ये मैं आपको आपके साथ कहोगे तो ये भी मैं शेयर कर दूंगी। इसमें टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव फैक्ट्स, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर हेडिंग के नीचे अगर लाइन तुमने याद कर ली है तो तुम नीचे जो स्टोरियां फेंकोगे एग्जामिनर को इस पे तराज नहीं होगा। थोड़ी सी फैक्ट्स के बेस पे कर लेना, बाकी बहुत सारी चीजें तो आपके टेक्स्ट में पहले ही आती है। ठीक है? रियलिस्टिक जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, जब उनको यानी बताया नहीं जाता क्या करना है। लाइन मैनेजर मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, जो लाइन मैनेजर है वो उनके साथ सही सलूक नहीं करा, उनको गाइड नहीं करा, उसको अकाउंटेबल किया जाए। और आप यकीन करो, अगर आपके पास टाइम कम हुआ और आपने की जो हेडिंग है इसकी स्टेटमेंट एक बनाकर एक आपने रिकमेंडेशन बना दी एक लाइन की, काफी होगी। डिटेल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम नहीं होगा आपके पास। आप समझ रहे हैं बात को? इसके बाद लाइन मैनेजर मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, ट्रेनिंग उनकी कराई जाए, या द स्टाफ शुड बी गिवन अ ट्रेनिंग, ये लाइन दिखती, बस खत्म होगी लाइन। आपने कोई हेडिंग नहीं दी हुई। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाए ताकि वो यानी उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो पहले अगर कोई एक सिंपल ऑर्डनरी काम कर रहे थे
तो अब वो उनको बेहतर जॉब पर ले जाया जाए, ये इसका मतलब है। इसका मतलब है रेगुलर एम्प्लॉय अप्रेजल रिपोर्ट बनानी चाहिए, ताकि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको बेहतर बोनसेस या उनको बेहतर पर्क्स दिए जाएं। पी जो ERKS पर्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिट्स। और फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स में थोड़ी बहुत होनी चाहिए उनके, थोड़ा बहुत उनको ऑफ मिलना चाहिए। उसके बाद एब्सेंटीज्म को डिस्करेज करें कि कुछ लोग जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो उनको पकड़ा नहीं जाता, और जो लोग यानी जो नहीं करते फिर उनको बैलेंस हम ट्रीट कर रहे होते हैं। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए उनकी, और फेयर ट्रीटमेंट एंड पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको मैं फिर कहूंगी कि आपने एक एक लाइन में लिखने हैं, हेडिंग के साथ नहीं लिखने आगे से। इसी को बस स्टेटमेंट बना देना, सेंटेंस बना देना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। आखिर में लिखोगे, आई होप द अबव रिपोर्ट इज एनफ टू ब्रीफ यू about the prevailing condition. However, if any point requires clarification, I may be called anytime convenient to you. Your sincerely signature ABC name, और आपका डेजिग्नेशन है जी, चूंकि वो नीचे स्किप यानी अगले लाइन आगे चली गई है और आ गया है जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स आप है। अभी कोई क्वेश्चन आया है, मैं पूछती हूँ क्या कह रही है। शाजेब को क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। और मैं, अच्छा वो पहले वाली बात है, मैम आर फैब्रिक एग्जाम विल बी ऑनलाइन और फिजिकल। देखो आप मारिया जवाद आप मुझे पूछ रहे हो, आपका ये जो सवाल है ना, इसके जवाब मेरे पास नहीं हो सकते। आप अपने करीबी जो आपका स्टेशन है, आपका जो ऑफिस है ICMA का, आपने उनको कॉल करनी है या ईमेल करेंगे, मेरा ख्याल है ईमेल के आंसर भी वो देते हैं। आप उनसे पूछिए, क्योंकि हर वक्त आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, में किसी चीज को प्रोडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। कुछ जगहों पे दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन या फिजिकल, और कुछ जगहों पे खाली ऑनलाइन भी है। तो आप जरा पता कर लें कि आपको क्या करना है उसके मुताबिक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप सवाल लिखोगे ना, ये जो अभी रिपोर्ट है, ये आपकी टाइपिंग होगी, चाहे आप ऑनलाइन करो या फिजिकल जाके करो, होना ये कंप्यूटर पे ही एग्जाम। आप समझ रहे ना बात को। हाँ, ये बात जरूरी है कि आपको अगर ऑनलाइन होना है तो आपके लिए ये एक जरूर इशू हो सकता है कि अगर आपके पास सहूलतें नहीं है तो आपको सहूलत पूरी करनी है। समझ रहे हैं? तो बस जी, आपका टाइम भी हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो आपने पहली भी आपके पास रिपोर्ट्स हैं, किसी एक रिपोर्ट को कहते हैं ना, किसी एक को अपना खुदा मान लेते हैं, इसी तरह ही शायर कहता है। तो आपने भी किसी एक को अपना बना लेना है कि ये मेरा मॉडल है, इसको मैंने फॉलो करना है, बस मैंने ऐसी रिपोर्ट लिख के आनी है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगला वीक सबको ऐलान बार बार कर रही हूँ, आपकी फॉर्मल आपकी क्या हो रही है, रिवीजन होगी इंशाल्लाह। तो उसमें जितनी बाकी प्रैक्टिस आपको करा सकूं मैं कराती जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब इंशाल्लाह हम अगले फ्राइडे को यानी कमिंग फ्राइडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।